नमस्कार साथियों, मैं विकास, मैं जखास। कैसे हैं मेरे खास? आप सभी का स्वागत और अभिनंदन एक बार इम्पेटस नर्सिंग एकेडमी में तहे दिल से। और आज साथियों हम जो पढ़ने वाले हैं वो रेस्पिरेटरी डिजीज़ पढ़ने वाले हैं। और रेस्पिरेटरी में एक नई डिजीज आज हम शुरू कर रहे हैं और डिजीज का नाम है साथियों निमोनिया। निमोनिया की जगह आज अपन निमोनिया थोड़ा डिटेल में है। निमोनिया से पहले हम एक चीज़ पढ़ लेते हैं जिससे कि हमें थोड़ा ध्यान रहे। और आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों अस्थमा। देखिएगा साथियों, अस्थमा जो है वो होता क्या है और किस तरीके से होता है। तो सिंपली इसमें कुछ चीज़ें हमें मेंशन करनी होती है। जैसे कि हम पहली बात कहें तो सिंपली हम ये कहकर चल सकते हैं कि रेस्पिरेटरी जो है या फिर हम कहें कि अस्थमा जो है वो क्या है, एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। पहली बात ये क्या है, एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। अब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्यों बोल रहा हूं, आप सबको बात समझ आ गई होगी कि इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी है। पहली बात। देखिए दूसरी बात, रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है, क्या होता होगा। जनरली हम छोटा सा डायग्राम बनाकर समझें कि ये कोई पर्सन है और ये उसके ब्रोंकियोल्स हैं। हम जनरली डायग्राम के माध्यम से समझना चाहें, ये उसका लंग्स। अब यहाँ पर क्या है, कुछ ब्रोंकियोल्स हैं। क्या है साथियों, ब्रोंकियोल्स हैं। और ये ब्रोंकियोल्स के जो पार्ट्स हैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इन ब्रोंकियोल्स का क्या हो जाता हो डियर, स्पाज्म हो जाता हो। क्या हो जाता हो, इन ब्रोंकियोल्स का स्पाज्म हो जाता हो। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये ब्रोंकियोल्स बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हो, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हो। उस सिचुएशन की जब हम बात करते हैं तो अब ये कभी तो क्या हो जाते होंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते होंगे, और कभी क्या हो जाते होंगे, रिलैक्स हो जाते होंगे। तो आपको पता भी होगा और आपने सुना भी होगा कि अस्थमा जो है, उस अस्थमा में बार बार पेशेंट को क्या आता है, उस अस्थमा में पेशेंट को बार बार अटैक आता है ना, अटैक्स आते हैं अस्थमा के। तो ये कैसी बीमारी हुई कि जब स्पाज्म होगा तो सडनली पेशेंट को क्या आएगा, अटैक आएगा। और जब नहीं हो रहा स्पाज्म तो पेशेंट में जो रेस्पिरेशन चल रहा है वो प्रॉपर चलेगा, वहां पे कोई दिक्कत वाली बात पेशेंट के लिए होगी। तो पहली बात देखी हमने कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। और रेस्पिरेटरी में भी अपन बात करें किसका डिसऑर्डर है, तो ये ब्रोंकियोल जो होते हैं उन ब्रोंकियोल का डिसऑर्डर होता है। तीसरी बात, अब इन ब्रोंकियोल्स के अंदर क्या होता है, इन ब्रोंकियोल्स के अंदर होता है कि यहां पर जो ब्रोंकाई है या ब्रोंकियोल्स हैं, जो ब्रोंकाई है, उन ब्रोंकाइज का क्या हो जाता है साथियों, स्पाज्म हो जाता है। और ये स्पाज्म होने की वजह से पेशेंट को क्या होने लगती है, पेशेंट को होने लगती है ब्रीदिंग डिफिकल्टी। अरे क्या होने लगती है, बोलो एक बार, पेशेंट को होने लगती है ब्रीदिंग डिफिकल्टी। सिंपल सी बात आप साथियों को ध्यान रखनी है कि पेशेंट की हम बात कर रहे हैं, ब्रोंकियोल और ब्रोंकाई की जब हम बात करें तो इनका क्या हो जाना, स्पाज्म हो जाना, जिसकी वजह से ब्रीथिंग की डिफिकल्टी आना क्या कहलाता है, अस्थमा कहलाता है। अब देखिएगा, अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जो क्या होती है, रीअकरिंग होती है, या फिर मैं कह दूं कि ये क्या है, एक एपिसोडिक बीमारी है। एपिसोडिक बीमारी की बात करूं तो एपिसोड का मतलब ये होता है कि सीरियल चल रहे हैं जैसे। तो यहां पर एपिसोड का मतलब ये होता है कि अभी आई, कुछ टाइम पहले, फिर 1-2 घंटे बाद आ सकती है, 2 दिन बाद आ सकती है, 2 महीने बाद, 2 साल बाद। कुल मिलाकर बात क्या हो रही है कि ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कैसा होता है साथियों, जो कि आप ये कह सकते हैं कि एक एपिसोड में क्या होता रहता है, बार बार अगर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट साइन, अस्थमा के अंदर एक साउंड हमें सुनाई देता है और उस साउंड को हम कहते क्या हैं, उस साउंड को हम कहते हैं व्हीजिंग साउंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब पर्सन सांस लेता है तब हम ये पाते हैं कि पेशेंट को क्या हो रहा है, व्हीजिंग साउंड हो रहा है। और जब पेशेंट क्या हो जाए, जब पेशेंट ब्रीथलेसनेस हो जाए, क्या हो जाए साथियों, ब्रीथलेसनेस जब हो जाता है तो क्या कहलाता है माय डियर फ्रेंड, अपन देखते हैं कि अस्थमा का अटैक जब आता है तो पेशेंट सांस लेने में जो है वो बिल्कुल भी एबल नहीं होता। तो यकीन
मानता हूं, मैं भरोसा करता हूं तुम सब पे कि परिभाषा जो है तुम साथियों को वो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलिएगा साथियों, हम आगे की तरफ चलते हैं। परिभाषा के बाद में हम कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जानते हैं जो हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। तो हम अस्थमा पढ़ रहे हैं, हमने अस्थमा की परिभाषा अब तक पढ़ ली है, और अस्थमा की परिभाषा के आगे अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अस्थमा होने के क्या क्या कारण जो हैं वो कारण हो सकते हैं। ठीक है साथियों, मतलब कॉजेज की जब हम बात करें, उन कॉज के बारे में हम पढ़ते हैं। कॉजेज की हम बात करें, देखो इसकी ईटियोलॉजी जब हम पढ़ने जाते हैं, इसके कॉज जब हम पढ़ने जाते हैं तो क्या होता है, सबसे बड़ा कारण होता है अस्थमा होने का कि ये क्या हुआ है, हेरिडेटिकली या हेरिडिटिकली जो है, जेनेटिकली जो है ट्रांसफर हुआ है। भाई आपके पेरेंट्स में अगर ऐसी कोई बीमारी थी, कैसी बीमारी, अस्थमा जैसी, तो यकीन मानिए कि आपके अंदर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। पहला कारण। दूसरे कारण की हम बात करें, और दूसरे कारण को मैं कहूं कि ये क्या हो सकती है, एक बड़ा कारण होता है इसका एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर की भी जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या आता है, जैसे हम कहें कि कोई पार्टिकुलर एलर्जन होता है, जैसे कई लोग होते हैं जिन्हें डस्ट से एलर्जी होती है, जिन्हें गेहूं से एलर्जी होती है, अलग अलग चीजें हो सकती है जिनकी वजह से क्या हो सकता है, ऐसा देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर चेंज ऑफ एनवायरमेंट या चेंज ऑफ टेम्परेचर डायरेक्टली लिख दूं तो मैं, कि जब जब टेम्परेचर में चेंजेज होता है तब भी ऐसा अस्थमा के अटैक्स क्या हो सकते हैं, देखे जाते हैं। किसी पर्सन को हो सकता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक का क्या हो रखा हो, इन्फेक्शन हो रखा हो, तब भी ये क्या हो सकते हैं, देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली ऐसा होता है। अच्छा, इसके अलावा और बात करें हम क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं एनवायरनमेंट के अलावा, तो एनवायरनमेंट के अलावा जैसे कि कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर, या फिर मैं सॉरी पहले हम बात कर लेते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर के बारे में। एक्सट्रिंसिक फैक्टर की हम जब बात करें तो पर्सन जो है कोई लगातार बहुत लंबे समय से क्या है साथियों, स्ट्रेस में है, तब भी ऐसा देखा जाता है। इसके अलावा कोई पर्सन है जो बहुत जोर जोर से क्या करता हो, क्राइम करता हो, मोस्टली जब लोग रोने लगते हैं, क्राई करने लगते हैं, तब भी ऐसा देखा जाता है। या फिर पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, एक्सेसिव एक्सरसाइज कर लेता है, हद से ज्यादा वर्कआउट कर लेता है, तो बॉडी में क्या होती है, डेफिशिएंसी होने लगती है, और जो ब्रोंकाई है वो कोलैप्स हो सकती है। इसके अलावा पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा क्या करता हो, लाफिंग कर चुका हो, बहुत ज्यादा हंस लेता हो, तब भी ऐसे जो अस्थमा है उस अस्थमा के क्या देखे जा सकते हैं साथियों, अटैक्स देखे जा सकते हैं। क्या देखे जा सकते हैं, अस्थमा के कुछ अटैक्स देखे जा सकते हैं, जिनके बारे में हम बात करके चल रहे हैं। इनकी ईटियोलॉजी के रिगार्डिंग हमने अब तक बात करी है। चलिए, यहां तक की बात आप सभी साथी समझ ही चुके हैं, तो हम आगे की तरफ चलते हैं। देखिएगा भाई, अस्थमा एक छोटी बीमारी तो नहीं है, बहुत बड़ी बीमारी है, और आप लोगों के एग्जाम में जो है कई बार ये पूछी जा चुकी है या फिर पूछी भी जाएगी। चलिए हम नेक्स्ट बात करें, इसकी पैथोफिजियोलॉजी की तरफ चलें, और इसकी पैथोफिजियोलॉजी की मैं बात करूं, सिंपली पीपी जिसे हम कहते हैं, पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं, तो हम सबसे पहली परिभाषा यही मेंशन करते हैं कि कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर या इटियोलॉजिकल कारक जो क्या करा हो, बॉडी में एंट्री करा हो, और वो एंट्री करेगा, तो एंट्री करने के बाद में क्या होगा, एंट्री करने के बाद में उस एलर्जन के प्रति आपकी बॉडी क्या करती है, उस एलर्जन के प्रति आपकी बॉडी एक रेस्पॉन्स शो करती है या रेस्पॉन्स दिखाती है, और वो रेस्पॉन्स कैसा होगा साथियों, आप सभी को पता होगा कि वो क्या करेगी, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स जो है वो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स शो करेगी। अब यहां पर इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स शो करेगी तो कौन सी इम्यूनोग्लोबिन आएगी, आईजी इम्यूनोग्लोबिन जो है, कौन सी इम्यूनोग्लोबिन है, आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो आकर काम करने लगेगी, एक इन्फेक्शन को क्या करने की कोशिश कर रही है, वो रोकने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अब इससे पार नहीं पड़ी तो बॉडी की क्या होगी, डब्ल्यूबीसी सेल्स जो हैं वो डब्ल्यूबीसी सेल्स की बॉडी को वहां पे क्या करने पड़ने वाली है, रिक्रूटमेंट पड़ने वाली है। वहां पे कौन पहुंच जाती है, आपकी शरीर में प्रेजेंट डब्ल्यूबीसी। ठीक है, अब जब वहां पर डब्ल्यूबीसी पहुंची तो ये आईजीई था, वो आईजीई क्या हो गया, बाइंड हो जाता है किसके साथ में, वहां पर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट हैं, एल्यूलाई के, ब्रोंकाई के जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं
उन रिसेप्टर्स पे, और जैसे ही इन रिसेप्टर से बाइंड होगा तो आप सभी साथियों को पता है कि वहां पे प्रेजेंट जो मास्ट सेल है वो मास्ट सेल क्या हो जाएगी, एक्टिवेटेड हो जाएगी। और जैसे ही मास्ट सेल एक्टिवेटेड होती है तो मास्ट सेल की कहानी क्या होती है कि ये एक्टिवेटेड होते ही तुरंत क्या रिलीज करती है साथियों, एक केमिकल रिलीज करती है जिसे हम कहते हैं कि हिस्टामिन जो है वो हिस्टामिन इसने रिलीज कर दिया। या फिर हम दूसरा एक और बोलूं तो मैं ल्यूकोट्राइन, क्या बोलते हैं साथियों, ल्यूकोट्राइन भी एक तरीके का एजेंट है जो रिलीज करती है कौन, मास्ट सेल। अब इसने मास्ट सेल ने हिस्टामिन और ल्यूकोट्राइन रिलीज करा तो जिसकी वजह से क्या होने लगा, जो आपकी ब्रोंकाई थी वो ब्रोंकाई क्या होने लगती है साथियों, कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगती है। वो ब्रोंकाई क्या होने लगती है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है। और जब ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपका एयरवे है वो एयरवे क्या हो जाएगा साथियों, नैरो हो जाएगा। और जब एयरवे नैरो हो जाएगा तो सिंपल बात है कि हमारा जो पेशेंट है उस पेशेंट को सांस में दिक्कत। अब एयरवे नैरो होगा तो यहाँ पर एक सेल और प्रेजेंट होती है जिन्हें हम कहते हैं गॉबलेट सेल, ये भी एक्टिवेट होगी और एक्सेसिव म्यूकस का प्रोडक्शन करेगी जिसकी पर्सन से पर्सन को ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम होगी। और फाइनली क्या हो जाएगा, पेशेंट को अस्थमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, फाइनली जो हमारा पेशेंट है उस पेशेंट को अस्थमा हो जाएगा। ठीक है, पेशेंट को डिफिकल्टी होगी और हमें वहां पर जब पर्सन सांस लेगा तो ये वाला साउंड हमें सुनाई देगा। ऐसे लगता है जैसे सांस नहीं, ये तो सीटी बजा रहा है। उसकी सांस में जो है आवाज कैसी आ रही है, ऐसा लगता हो जैसे कि क्या हो रहा हो साथियों, जैसे कि उसके अंदर क्या देखा जा रहा है, एक ये पर्सन नॉर्मली सांस नहीं ले रहा, ये तो सांस लेते वक्त सीटियां बजा रहा है। और जब कोई सांस लेते वक्त सीटियां बजाए ना तो एक बार हमारा दिमाग कहाँ पे भी जाना चाहिए, हम सोच सकते हैं कि इसको क्या हो सकता है, इसको अस्थमा हो सकता है। क्लियर बात है भाई, यहां तक की बोलिए फटाफट से चलिएगा। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो ही गई है तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। और क्लिनिकल फीचर्स आप सभी के समझ आ चुके हैं अब तक कि बहुत ज्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा था तो क्या देखा जाना है, वहां पे कफिंग देखी जानी है, पहला। दूसरी बात करें, हमने बार बार कहा है कि क्या सुनाई देगा वहां पर, तो हम कहेंगे कि पर्सन में व्हीजिंग साउंड सुनाई देगा। और कब देगा ये, जब पर्सन क्या करेगा, जब पर्सन आपका इंस्पायरेशन करेगा, जब पर्सन आपका एक्सपायरेशन करेगा। जब पर्सन इंस्पायरेशन करेगा और जब पर्सन एक्सपायरेशन करेगा, दोनों ही टाइम ऐसा सुनाई देगा। इसके अलावा पेशेंट जो है वो उसकी सांस कैसी हो जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी, छोटी छोटी सांसें वो लेने की कोशिश करेगा क्योंकि अच्छे से वो सांस लेने में असमर्थ होगा। इसके अलावा वो ट्राई करेगा, है ना, शॉर्टनेस मतलब क्या हुआ कि ब्रीथ रेगुलर नहीं आ रहा है और उसकी ब्रीदिंग रेट जो है वो ब्रीदिंग कैसी हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, बार बार ऐसे ऐसे वाला सांस लेने की वो क्या करेगा साथियों, कोशिश करेगा। इसके अलावा उसकी जो चेस्ट है वो चेस्ट कैसी हो जाएगी, चेस्ट टाइटनिंग देखी जाएगी। क्या देखी जाएगी साथियों, चेस्ट टाइटनिंग देखी जाएगी। तो ये कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं जो उसके अंदर क्या होने वाले हैं, देखे जाने वाले हैं। और मोस्टली हम क्या करते हैं, ऐसे क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं किस कंडीशन में, जब पेशेंट को हो जाता है अस्थमा। अरे जब पेशेंट को क्या हो जाता है भाई, अस्थमा जब पेशेंट को हो जाता है तो ऐसी कंडीशन जनरली देखने को मिलती है। यस और नो, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम इसके कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसके कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में अगर हम बात करें, डायग्नोसिस के बारे में बात करें, दो लाइन आपको हमेशा याद रखनी है। सबसे पहले हमें काम करना है हिस्ट्री कलेक्शन। क्या काम करना है साथियों, सबसे पहले हमें काम करना है हिस्ट्री कलेक्शन और दूसरा काम हमें करना है फिजिकल एग्जामिनेशन। कोई भी बीमारी हो, आंख बांध के कान खोल के आंख बंद करके सुन लो कि हर डायग्नोसिस में ये दो लाइन कहनी है कि सबसे पहले हम उसकी हिस्ट्री का कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। और यहाँ पर फिजिकल एग्जामिनेशन में जब आप मोस्टली क्या करने जाएंगे, जब आप करने जाएंगे अस्कल्टेशन, तो आप ये फाइंड आउट करेंगे कि पेशेंट को कैसा साउंड सुनाई दे रहा है डियर, व्हीजिंग साउंड सुनाई दे रहा है। क्लियर है, तो आपको ये ध्यान रखना है।
इसके अलावा यहाँ पर क्या करा जाता है, इसके अलावा यहाँ पर एक टेस्ट करा जाता है जिसको बोलते हैं स्पाइरोमेट्री टेस्ट। क्या बोलते हैं साथियों, जिसे स्पाइरोमेट्री टेस्ट। स्पाइरोमेट्री टेस्ट का मतलब क्या होता है कि जब पर्सन क्या करता है, एक्सपायरेशन करता है, जब पर्सन क्या कर रहा है, एक्सपायरेशन कर रहा है, तो उस वक्त उसका जो एक्सपायरेशन का फ्लो रेट है, उस एक्सपायरेशन का क्या है, फ्लो रेट है, जो कितना है उसके बारे में हम देखते हैं। तो एक्सपायरेशन फ्लो रेट देखा जाता है स्पाइरोमेट्री में। इसके अलावा यहाँ पर 2-3 चीजें अलग अलग चेक करी जाती है जिनके नाम बता देता हूं आपको। यहाँ पर चेक करा जाता है PEFR, ठीक है, क्या चेक करा जाता है, PEFR। एक करा जाता है आपका साथियों यहाँ पे FEVI फर्स्ट। ये 2 वैल्यू और इसी स्पाइरोमेट्री में चेक करी जाती है। जब आप रिपोर्ट देखेंगे तो आपको रिपोर्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट कारण हमने यहाँ पढ़ा है, अस्थमा होने का कारण ये भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर पेशेंट को क्या हो, किसी पर्टिकुलर पेशेंट को जो है देखा जाता हो स्किन, या फिर मैं कह दूं कि एलर्जन की वजह से, कोई पर्टिकुलर एलर्जन था और उस एलर्जन की वजह से क्या होता है, उस पर्सन को अस्थमा का अटैक देखा जाता है। तो हम क्या करेंगे, उस पर्सन का हम एलर्जी टेस्ट करवाएंगे। क्या करवाएंगे साथियों, हम करवाएंगे पर्सन का एलर्जी टेस्ट। अब देखिए एलर्जी टेस्ट में हमें सारी टेस्ट कराने पड़ेंगे। एलर्जी में हमें स्किन टेस्ट कराना पड़ेगा, क्या पता पर्टिकुलर कोई स्किन में दिक्कत हो रही हो, कोई स्किन की वजह से हो रहा हो। उसके बाद में हम क्या करवाएंगे, पेशेंट का इंट्राडर्मल टेस्ट करवाएंगे, उसकी डर्मिस को भी चेक करवाएंगे एपिडर्मिस के साथ साथ। इसके अलावा एक टेस्ट और करा जाता है जिसे बोलते हैं हम पैच टेस्ट। क्या बोलते हैं साथियों, पैच टेस्ट। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो हम किसके लिए कंडक्ट करवाते हैं माय डियर स्टूडेंट, ये हम कंडक्ट करवाते हैं किसी भी एलर्जन के लिए। अरे किसके लिए करवाते हैं भाई, किसी भी एलर्जन के लिए करवाते हैं। तो हमें ये डायग्नोसिस ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट साथियों हम बात करें कि इसके ट्रीटमेंट जो है, उसका ट्रीटमेंट क्या करा जाएगा, उसके बारे में हम बात करें तो देखिएगा इसका ट्रीटमेंट। पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और जो ब्रोंकस है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, तो हम क्या काम करें, हम सबसे इंपॉर्टेंट काम एक ही कर लें। और काम क्या कर ले, सबसे इंपॉर्टेंट हम मैनेजमेंट की जब बात करें तो कि पेशेंट को वो मेडिसिन दे, कौन सी, जो शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर्स हैं, जो क्या है, शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर है। मतलब वो मेडिसिन जो ब्रोंकस का क्या कर दे, डायलिटेशन कर दे, ताकि पेशेंट क्या कर सके, आराम से रेस्पिरेशन कर सके। इसके अलावा यहाँ पर हम क्या करते हैं, पेशेंट को स्टेरॉइड देते हैं, जो हम आप लोगों ने सुना होगा कि वो पंप वाला सीन, जिसे हम कहते हैं इनहेल कॉर्टिको स्टेरॉइड। क्या बोल रहा हूं साथियों, इनहेल कॉर्टिको स्टेरॉइड जो मेडिसिन आती है वो भी हम हमारे पेशेंट को देते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट को लंबे टाइम तक चल रहा है तो फिर हम कौन सा शॉर्ट एक्टिंग की जगह क्या दे देंगे, हम पेशेंट को लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर्स दे देते हैं। क्या देते हैं साथियों, लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर्स दे देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें और क्या देंगे, तो हम यहाँ पर मेडिसिन देते हैं एंटी कोलिनर्जिक। इन सभी मेडिसिन की कैटेगरी में आपको फार्मा में पढ़ाऊंगा, आप टेंशन ना लें। इसी के अलावा पेशेंट को जो है ये नॉर्मली मेडिसिन आप साथियों को देकर चलनी होती है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा पेशेंट जो होता है उसे एक मैटरनल डोज इनहेलर दी जाती है। क्या बोलते हैं उसे, मैटरनल डोज इनहेलर, जो इनहेलर के काम में ऐसे तुरंत पंप की तरह काम करता है, यहाँ से पकड़ता है और पच से और मुंह को क्या कर लेता है, वो कुछ टाइम तक होल्ड कर लेता है। आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कल को कंपटीशन में, और क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन ऐसे होगा कि एक पर्सन है जो इनहेलर लेता है, तो वो इनहेलर लेने के बाद में उसको ओरल कैविटी को कितनी देर तक बंद करके रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाना या पूछा जा सकता है। तो कितनी देर तक बंद करना है साथियों, मिनिमम 10 सेकंड और मैक्सिमम 20 सेकंड तक आप उसे बंद करके रखें। क्यों, क्योंकि जो पाउडर फॉर्म है वो पाउडर फॉर्म क्या हो जाए, उस म्यूकस के कांटेक्ट में आ जाए और आसानी से पर्सन जो है वो दवा जो है अंदर की तरफ चली जाए। ठीक है साथियों, तो अभी हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है अस्थमा, और अस्थमा की कुछ छोटी मोटी बातें जो जरूरी थी हमारे लिए।